जय मां शारदे। आज हम बालारिष्ट प्रकरण संबंधित विचार करना सिखाएंगे। आयु ज्ञान के अभाव में जातकोक्त समस्त फल निष्फल होता है। इसलिए आयु ज्ञान के लिए सबसे पहले बालारिष्ट को कहते हैं। पुरुष स्त्री ग्रहों के बल का ज्ञान। यदि जातक का जन्म शुक्ल पक्ष और दिन में हो तो विषम राशि में पुरुष ग्रह बलवान होते हैं। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष रात्रि में जन्म होने पर सम राशि में स्त्री ग्रह बलवान होते हैं। 3 प्रकार के प्रमुखतया अरिष्ट होते हैं: नियत, अनियत और योगज। 3 प्रकार के अरिष्ट शास्त्रकारों ने बताया है। उनमें सबसे पहले योगज अरिष्ट को कहा गया है। शेष दोनों नियत और अनियत को हम आगे बताएंगे। तृतीय वर्ष में अरिष्ट योग जन्म काल अवधि में यदि मंगल की राशि मेष वृश्चिक में अष्टम भाव में गुरु हो तो जातक की मृत्यु तृतीय वर्ष में होती है। द्वितीय वर्ष में अरिष्ट योग शनि यदि वक्री होकर मंगल की राशि में स्थित हो तथा चंद्रमा 8, 6 या केंद्र में स्थित हो, उस पर बलवान मंगल की दृष्टि हो तो उत्पन्न जातक मात्र 2 वर्ष तक जीवित रहता है। नवम वर्ष के बाद अरिष्ट योग यदि जन्म समय में सूर्य चंद्रमा के साथ फनी हो तो नवम वर्ष के अनंतर जातक की मृत्यु होती है। यह वाक्य ब्रह्मसौंड का है। 1 मास में अरिष्ट योग यदि जन्म काल में मंगल, सूर्य, शनि मंगल की राशि अर्थात 1 और 8 में हो तो जातक यमराज से रक्षित होने पर भी 1 मास में अवश्य समाप्त हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। 1 वर्ष में अरिष्ट योग यदि जन्म काल में शुक्र की राशि 2-7 में अष्टमस्थ अर्थात अष्टम भाव में 2 व 7 राशियां हों और एक भी पाप ग्रह से दृष्ट हों तो जातक 1 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होता है। चाहे उसे अमृत का पान भी कराया गया हो तब भी मृत्यु को प्राप्त होता है। 6वें वर्ष में अरिष्ट योग यदि जन्म काल में शुक्र सिंह या कर्क राशि में स्थित हो और 12वें, 6ठें या अष्टम भाव में शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो 6ठे वर्ष में मरण होता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। 4थे वर्ष में अरिष्ट योग यदि लग्न से 6, 8, 12 भाव में कर्क राशि में स्थित बुध चंद्रमा से दृष्ट हो तो 4 वर्ष में जातक की मृत्यु हो जाती है। यवनादि आचार्यों ने जिन उत्कृष्ट फल वाले राजयोगों का वर्णन किया है उन योगों में कुलीनों की उत्पत्ति होती है, किंतु अरिष्ट का भी भय रहता है। 2 मास में अरिष्ट योग केतु का उदय जिस नक्षत्र में हुआ हो
यदि उसी नक्षत्र में किसी का जन्म हो तो जातक 2 माह में मर जाता है। शीघ्र अरिष्ट योग, यदि मंगल की राशि 1, 8 या शनि की राशि 10, 11 में दशमस्थ सूर्य बलि पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो शीघ्र मरण होता है, इसमें संदेह नहीं है। जन्माधिपति के द्वारा शारीरिक पीड़ा का ज्ञान, यदि राशिश पाप ग्रह हो या पाप ग्रह से दृष्ट या युत हो तो शरीर कष्ट देता है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अधिक पीड़ा नहीं देता। 7 वर्ष में अरिष्ट का ज्ञान, यदि लग्न में निगड, सर्प, पक्षी, पाशधर, संज्ञक, द्रेषकाण पाप ग्रह से युक्त हों तो जातक का निधन हो जाता है। यदि द्रेषकाणेश की दृष्टि न हो तो 7वें वर्ष में जातक का निधन हो जाता है। 10 या 16 वर्ष में अरिष्ट का विचार, यदि जन्म काल में राहु 1, 4, 7, 10 भाव में पाप ग्रह से दृष्ट हो तो कुछ आचार्यों के मत से 10 वर्ष में और कुछ आचार्यों के मत से 16 वर्ष में मरण होता है। शीघ्र मरण विचार, यदि सूर्योदय काल में जन्म हो और पाप ग्रह 5, 9, 1, 4, 7, 10 में हो तथा शुभ ग्रह 6, 8, 12 भाव में हो तो जातक का शीघ्र मरण होता है। स्वल्प काल में मरण योग, यदि नवांशपति, राशिपति, लग्नपति ये तीनों अस्त हों तो जातक की अल्पकाल में मृत्यु होती है। अन्य अरिष्ट योग, यदि रिपु भाव में लग्नेश हों तो 6ठे भाव में स्थित राशि तुल्य वर्ष में तथा द्रेषकाणेश हो तो राशि तुल्य मास में, लग्न नवांशपति यदि शत्रु भाव में हो तो राशि तुल्य दिन में मरण होता है। यदि पाप ग्रह से दृष्ट शनि लग्न में हो तो 16 दिन में तथा पाप युत शनि होने पर 1 मास में। इसी प्रकार यदि पाप ग्रह से दृष्ट या युत शनि हो तो 1 वर्ष में मरण कारक होता है। यदि जन्म काल में क्षीण चंद्रमा कर्क, वृष, मेष राशि को छोड़कर पाप ग्रह से दृष्ट लग्न में हो तो जातक का स्वर्ग गमन होता है। 1, 4, 8 वर्ष में अरिष्ट योग, यदि चंद्रमा लग्न से 6ठे या 8वें भाव में पाप ग्रह से दृष्ट हो तो शीघ्र ही 1 वर्ष के मध्य में मृत्यु हो जाती है। यदि शुभ ग्रह से दृष्ट चंद्रमा हो तो 8वें वर्ष यानी 8वें वर्ष में निधन होता है। यदि शुभ और पाप दोनों से दृष्ट हो तो 4 वर्ष में मरण होता है। ग्रहों की अल्पाधिक दृष्टिवशात अनुपात द्वारा मरण काल का निश्चय करना चाहिए। 1, 6, 8 वर्ष में अरिष्ट योग, यदि शुभ ग्रह खष्टाष्टम भाव में वक्र गति वाले पाप ग्रह से दृष्ट तथा शुभ ग्रह से न देखा जाता हो तो 1 मास में निधन होता है। यदि 12, 2, 8, 6 भाव में पाप ग्रह शुभ ग्रह से न देखे जाते हों तो 6 या 8 मास में मृत्यु हो जाती है। अन्य अरिष्ट योग,
यदि जन्म काल में लग्न स्वामी या राशिपति 8, 6, 12 भाव में अस्त होकर स्थित हो तो राशि तुल्य वर्ष में मरण होता है। यदि लग्नेश पाप ग्रह से पराजित होकर सप्तम भाव में शुभ ग्रह से न देखा जाता हो तो 1 मास में मरण होता है। यदि लग्नेश पाप ग्रह से पराजित होकर सप्तम भाव में शुभ ग्रह से न देखा जाता हो तब भी 1 ही मास में मरण समझना चाहिए। इसी प्रकार यदि राशिपति या चंद्रमा सप्तम में पाप ग्रह से पराजित होकर शुभ ग्रह से न देखे जाते हों तो भी 1 मास में जातक की मृत्यु हो जाती है। नवम वर्ष में अरिष्ट योग। यदि जन्म काल में चंद्रमा मंगल या सूर्य से युक्त या शुभ ग्रह से न देखे जाते हों या मिथुन अथवा कन्या राशि में स्थित हों तो जातक का नवम वर्ष में मरण होता है, इसमें संदेह नहीं है। चतुर्थ मास में अरिष्ट का विचार। यदि लग्नेश अष्टम में समस्त पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो 4 मास में निधन कराता है, ऐसा मुनिजनों का कहना है। अन्य अरिष्ट योग। जन्माधिपति सूर्य शनि से युक्त होकर अष्टम में शुक्र से देखा जाता हो तो राशि तुल्य वर्ष में जातक की मृत्यु हो जाती है। यदि 12, 8, 6, 9 स्थानों में चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त और शुभ ग्रहों का अभाव हो तो जातक का निश्चय ही निधन हो जाता है, ऐसा सभी आचार्यों का मत है। प्रकारांतर से अरिष्ट योग। यदि राशि चक्र के पूर्व भाग में पाप ग्रह या पश्चिम भाग में शुभ ग्रह हो और वृश्चिक लग्न में जन्म हो तो वज्र मुष्टि योग में जातक का निधन होता है। यदि लग्न में क्षीण चंद्रमा हो और समस्त पाप ग्रह केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 या अष्टम भाव में हो तो मरण अवश्य होता है, यह यवनाचार्य का मत है। यदि अन्य अरिष्ट योग। यदि संध्या काल में जन्म हो या पाप ग्रह राशि के अंत भाग में हो और लग्न में चंद्र की होरा हो एवं चारों केंद्र में पाप ग्रह या चंद्रमा हो तो मरण होता है। यदि चंद्रमा 2 पाप ग्रहों में स्थित होकर 7, 4, 8 भाव में हो तो देवता से रक्षित होने पर भी जातक का निश्चय मरण होता है। अन्य अरिष्ट योग। यदि 2 पाप ग्रहों के बीच में चंद्रमा लग्न या सप्तम अष्टम भाव में बलहीन शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो निश्चय जातक का निधन होता है। यदि सप्तम अष्टम भाव में पाप ग्रह से दृष्ट पाप ग्रह हो तो माता पिता के साथ जातक का मरण होता है। इस प्रकार से शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो सत्याचार्यों के अनुसार मात्र कष्ट होता है। माता के साथ अरिष्ट का विचार। यदि जन्म काल के समय चंद्र ग्रहण हो और चंद्रमा पाप ग्रह के साथ लग्न में या मंगल अष्टम भवन में हो तो माता के सहित जातक का मरण होता है। यदि सूर्य ग्रहण के काल में जन्म हो या पाप ग्रह से युक्त सूर्य लग्न में हो और अष्टम भवन में भौम हो तो भी माता के सहित जातक का निधन शस्त्र से अर्थात ऑपरेशन आदि से होता है। शीघ्र निधन अरिष्ट योग। यदि क्षीण चंद्रमा जातक के लग्न में विराजमान हो एवं पाप ग्रह 1, 4, 7, 8, 10 में शुभ ग्रह से न देखे जाते हों तो शीघ्र ही मृत्यु होती है, ऐसा सत्याचार्य का मत है।
शीघ्र अरिष्ट योग, यदि जन्म काल में सप्तम भाव में सूर्य या लग्न में शनि और मंगल हों तो शीघ्र ही निधन होता है, अथवा अष्टम भाव में शनि या मंगल हों और लग्न में सूर्य हों तो शीघ्र मरण या चंद्र मंगल या शनि से युक्त एवं पाप ग्रह दृष्ट हो तो शीघ्र निधन होता है। यदि लग्न, अष्टम, सप्तम भवन में कोई पाप ग्रह हो तथा क्षीण चंद्रमा 12वें भाव में हो और केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह न हो तो भी शीघ्र मृत्यु होती है। शीघ्र अरिष्ट का ज्ञान, यदि जन्म समय में 1, 12, 9, 8 में चंद्रमा, सूर्य, शनि, मंगल क्रमेण युत हों या गुरु से अदृष्ट हों अर्थात गुरु न देखता हो तो जातक का शीघ्र मरण होता है। यदि लग्न में चंद्रमा या सूर्य हो और बलवान पाप ग्रह पंचम, नवम, अष्टम भवन में शुभ ग्रहों से दृष्ट या युति से रहित हों तो जातक का शीघ्र मरण होता है। यह यवनाचार्यों का मत है। नवम वर्ष में अरिष्ट योग, यदि जन्म समय में शुक्र, सूर्य, शनि से युत हो तथा गुरु से दृष्ट हो, गुरु से दृष्ट न हो तो जातक का 9वें वर्ष में मरण होता है। मातृ अरिष्ट योग, यदि जातक की पत्नी में किसी भी भाव में चंद्रमा, मंगल, सूर्य, शनि इन तीनों से दृष्ट हो तो माता का शीघ्र निधन होता है। यदि चंद्रमा शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो माता का निधन नहीं होता है। पितृ अरिष्ट योग, जिस जातक का दिन में जन्म हो और सूर्य, मंगल, शनि ग्रह से देखे जाते हों अथवा पाप ग्रह युत हो तो निश्चय पिता का मरण होता है। यदि जन्म के समय में सूर्य, मंगल और शनि युत हो तथा बुध, गुरु, शुक्र से युत न हो तो जातक के पिता या पितामह का मरण होता है। पिता के अरिष्ट का योग, यदि जातक का जन्म दिन में हो और सूर्य 2 पाप ग्रहों के बीच में हो अथवा सूर्य पाप ग्रह से युक्त हो तो अवश्य पिता का मरण होता है। यदि जन्म काल में सूर्य की राशि से अष्टम राशि में शनि और मंगल शुभ ग्रह से न देखे जाते हों तो पिता का शीघ्र मरण होता है। यदि जन्म पत्रिका में चर राशि में सूर्य पाप ग्रह से युत हो तो अल्पायु में पिता की मृत्यु विष, शस्त्र या जल से यानी पानी में डूबने से होती है। माता के साथ निधन योग, यदि चंद्रमा से अष्टम राशि में या नवम में या सप्तम में समस्त पाप ग्रह हों या एक भी हों तो माता सहित जातक का मरण होता है। जन्म के समय पिता का स्थान, यदि जातक का जन्म दिन में हो और चर राशि में सूर्य, मंगल से दृष्ट हो तो जन्म के समय पिता को परदेश कहना चाहिए। यदि जातक का जन्म रात्रि में हो और चर राशिगत शनि को सूर्य देखता हो तो इस योग में भी जातक का पिता परदेश में रहता है, ऐसा फलादेश करना चाहिए। इस विषय में लग्न जातक में कहा गया है, पितुर्जातः परोच्छेस्य लग्नमिंदा वपस्यति विदेशस्थस्य चरभे मध्याद भ्रष्टे दिवाकरे। अर्थात जन्म लग्न को यदि चंद्रमा नहीं देखता हो तो पिता का परोक्ष में बालक का जन्म कहना चाहिए और सूर्य मध्यम भ्रष्ट अर्थात 9वें, 11वें और 12वें स्थान में चर राशि का हो तो उत्पन्न जातक का पिता
विदेश में समझना चाहिए। पिता का निधन योग, यदि जातक का जन्म रात्रि में हो और चर राशि में शनि मंगल से युत हो तो पिता का मरण परदेश में होता है, इसमें संदेह नहीं है। यदि जन्मांग में जिस किसी भी राशि में सूर्य शनि व मंगल से युत हो तो जन्म के पूर्व ही पिता का निधन कहना चाहिए। माता के साथ निधन योग, यदि जन्म काल में पाप ग्रह प्रथम, अष्टम, सप्तम, षष्ठ, द्वादश भवन में हो तो निसंदेह माता के साथ जातक का निधन होता है। माता एवं जातक में एक के निधन का ज्ञान, यदि जन्म पत्रिका में 6-8 भवन में सब पाप ग्रह हों तो माता जीवित रहती है और बालक का निधन हो जाता है। यदि लग्न 8वें भाव 7वें भाव में पाप ग्रह हों तो बालक जीवित रहता है और उसकी माता का निधन हो जाता है। नेत्रहानि योग, मंगल या शनि 12वें भाव में हो तो नेत्रनाशक होते हैं। शनि दक्षिण नेत्र को और मंगल बाईं नेत्र को कष्ट पहुंचाकर नष्ट कर देता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ ही 12वें भाव में बैठे हों अथवा 6ठे और 8वें भाव में पाप ग्रह हों तो जातक नेत्रहीन होता है, अथवा इन दोनों में एक भी द्वादश भाव में हो तो नेत्रनाशक होता है। उनमें सूर्य दक्षिण नेत्र और चंद्रमा बाईं नेत्र को नष्ट करता है। यदि राहु लग्न में हो और 7वें स्थान में सूर्य हो तो जातक नेत्रहीन होता है। पुनः नेत्रहानि योग, यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा या 12वें भाव में सूर्य हो तथा अष्टम या षष्ठ भाव में पाप ग्रह हो तो जातक नेत्रहीन होता है। यदि षष्ठ भाव में चंद्रमा या अष्टम भाव में सूर्य शनि द्वादश में या मंगल द्वितीय भवन में हो तो इस योग में भी जातक नेत्रहीन होता है। यदि चंद्रमा मंगल या शनि से युत होकर 6ठे भाव में या 8वें भाव में हो तो पित्त या कफ के विकार से जातक का नेत्र नष्ट हो जाता है। यदि 8वें भाव में स्थित हो तो दक्षिण नेत्र, 6ठे में स्थित हो तो चंद्रमा वाम नेत्र नष्ट करता है। यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जन्म के समय में नहीं कालांतर में नेत्रहीनता होती है। शनि के साथ चंद्रमा यदि 6ठवें भाव 8वें भाव में पाप ग्रह से दृष्ट हो तो वात विकार से नेत्र नष्ट होता है। उनमें अष्टमस्थ दाहिने और द्वादशस्थ वाम नेत्र का नाश करता है। यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो तत्काल नहीं कालांतर में नेत्र नष्ट होता है। एवं चंद्रमा यदि शनि सूर्य से युत हो तो नाना प्रकार के रोग से नेत्र में विकार उत्पन्न होता है। नेत्रहीन योग का वर्णन जातकालंकार तथा जातक पारिजात में भी दिया गया है। आप लोगों को ध्यान से पढ़कर चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार से आप कुंडली में नेत्र के बारे में फलादेश कुंडली का बृहद निरीक्षण करने के बाद कर सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण ज्योतिष
निश्चित ही एकदम और एकदम फ्री में सीखने के लिए मिलती रहेगी। अब हम कर्ण रोग का ज्ञान किस प्रकार से विचारा जाता है इसके बारे में बताएंगे। जन्म कुंडली में पापाक्रांत चंद्रमा यदि 11-3-1 में हो तो जातक को कर्ण रोग होता है। यदि पाप ग्रह की दृष्टि भी हो तो जन्म के समय में ही कान का रोग होता है। यदि नवम और पंचम दोनों भाव में पाप ग्रह हों और पाप ग्रह से दृष्ट भी हो तो जन्म समय से ही कर्ण रोग होता है। नवम में पाप ग्रह हो तो दाहिने कान में और पांचवें में पाप ग्रह हो तो बाएं कान में रोग होता है। यदि नववें पांचवें में शुभ ग्रह की राज या शुभ ग्रह से दृष्ट भी हो तो शुभ फल कहना चाहिए। बृहत जातक में नवम में वाम कर्ण और पंचम में दक्षिण कर्ण में रोग माना गया है। अतः सुतभे दक्षिण कर्णम वामम नवमे ग्रहो हन्यात्, इस प्रकार निर्विरोध पाठ होना उचित है। इसका अर्थ है कि पांचवें में ग्रह हो तो दाहिने और नवम में हो तो वाम कान में रोग आदि कहना चाहिए। चंद्राज से कर्ण रोग का ज्ञान यदि जन्म के अतिरिक्त जो व्यक्ति जिस राशि के चंद्रमा में रोग प्राप्त करता है उसे ही उस रोग का लग्न समझकर रोग का विचार करना चाहिए और जन्मकालिक चंद्रमा से भी विचार करना चाहिए। इस प्रकार योग कारक ग्रहों से दक्षिण वाम भाग में शुभ ग्रह चिन्ह करते हैं। यदि वे पाप ग्रह से दृष्ट हों तो शरीर के उस अंग को विरुद्ध करते हैं। इन तीनों अर्थात जन्म, लग्न, जन्मराशि, रोगोत्पत्ति काल को ज्ञान कर के शुभाशुभ फल कहना चाहिए। 3 दिन जीवन योग, जिस जातक की पत्नी में मीन राशि के सूर्य और चंद्रमा तृतीय भाव में हो तो जन्म से ही व्याधि प्राप्त करके 3 दिन में उसका जीवन समाप्त हो जाता है, अर्थात 3 दिन में उस जातक की मृत्यु हो जाती है। चंद्रादित्यो तृतीयस्थो मीन क्षेत्रम सयस्यतु व्याधिम तत्र बीजानीयात त्रिरात्रम तस्य जीवितम। 1 दिन का जीवन योग, यदि चंद्रमा 10वें स्थान में हो और चंद्रमा से तृतीय नक्षत्र में सूर्य पाप ग्रहों से युक्त हो या अकेला ही हो तो जातक का जीवन 1 दिन का होता है, अर्थात 1 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। 7 दिन का जीवन योग, जिस जातक के चंद्रमा से सप्तम भाव में मंगल सूर्य दोनों हों तो वह जातक 7 दिन तक जीवित रहता है। रोगारंभ से अरिष्ट का विचार, यदि जन्म के समय 4-8 भाव में पाप ग्रह हों और ये पाप ग्रह 12-2 में हों तो उस समय में यदि जातक रोगी होता है तो वह 10 दिन जीवित रहता है। यदि रोगारंभ के समय पंचम सूर्य और नवम चंद्रमा ही हो तो 12 दिन तक जीवित रहता है। पुनः रोगारंभ से अरिष्ट, रोगारंभ काल में यदि त्रिकोण के चंद्रमा हो अर्थात 9-5 में चंद्रमा हो और 4-8 में सूर्य विद्यमान हो तो वह जातक दुर्व्याधि से युक्त होकर 3 दिन में निधन को प्राप्त हो जाता है। यदि लग्न से चौथे भवन में चंद्रमा हो तथा 6वें भाव में सूर्य हो तो वह जातक 18 दिन रोग से युक्त होकर निधन को प्राप्त करता है। यदि चंद्रमा से 9-5 में सूर्य हो तो वह जातक रोगारंभ से 20 दिन जीवित रहता है, अर्थात 20 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त करता है। यदि रोग कालिक लग्न से अष्टम भाव में सूर्य, शनि और मंगल से दृष्ट हों
तो उस व्यक्ति का जीवन न होकर मरण होता है। पुनः जन्मांग से अरिष्ट योग, यदि 1, 4, 7, 10 में मंगल हो और गुरु केंद्र में न हो तो मरे हुए बालक का जन्म होता है। यदि जन्म काल सूर्य लग्न में हो तथा गुरु केंद्र से अन्य स्थान में हो तो जन्म के साथ मरण होता है। अथवा अष्टम में कोई पाप ग्रह हो और गुरु केंद्र से भिन्न स्थान में हो तो भी जन्म के साथ ही मरण योग होता है। यदि लग्न या केंद्र में चंद्रमा हो और अष्टम में कोई पाप ग्रह हो तो जन्म के साथ मरण होता है। यदि जन्मकालीन लग्नस्थ देश कांड से सप्तम राशि में पाप ग्रह हो और लग्न में चंद्रमा हो तो शीघ्र मरण होता है। 1 मास व 7 दिन का आयु योग, जिस जातक के जन्म काल के समय अष्टम भाव में अधिक ग्रह हो तो उसकी आयु 1 मास या 7 दिन की होती है। मृत जातक योग, यदि लग्न में शनि हो या अष्टम में भौम हो और गुरु केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 से अन्य भाव में हो तो मृत बालक का जन्म होता है। त्रिकोणगत पाप ग्रह से अरिष्ट योग, जन्म के समय लग्न में जो देशकांड वर्तमान हो अर्थात जिस राशि का देशकांड हो, यदि वह राशि त्रिकोण यानी 5, 9 में पाप ग्रह से युक्त हो तो आगे कथित ग्रह अपने समान फल देता है। जैसे यदि शनि हो तो व्याधि, भौम हो तो मरण, सूर्य हो तो रोग से शरीर में कष्ट होकर मरण, इसमें संदेह नहीं है। यदि जन्म काल में भौम हो और शुक्र केंद्र में हो तो पुनः भौम लग्नगत राशि में आता है, तब बालक यानी जातक का मरण होता है। शीघ्र निधन योग, यदि जन्म समय गुरु त्रिकोण में हो और लग्न स्वामी लग्न में हो तथा गुरु या जन्म लग्न से केंद्र में भौम हो तो शीघ्र मरण होता है। 108 वर्ष की आयु का योग, यदि जन्म के समय अष्टम भाव या लग्न में कोई भी पाप ग्रह न हो तथा किसी भी केंद्र राशि 1, 4, 7, 10 में गुरु हो तो जातक 108 वर्ष जीता है। यदि केंद्र त्रिकोण अथवा अष्टम भाव पाप ग्रह से रहित हो तथा गुरु शुक्र केंद्र में हो तो जातक 108 वर्ष जीता है। 120 वर्ष की आयु का योग, यदि लग्न में शुक्र हो और किसी भी केंद्र में गुरु हो तथा अष्टम भाव में पाप ग्रह न हो तो 120 वर्ष जातक जीता है। यदि कर्क लग्न में गुरु शुक्र हो या गुरु चंद्रमा से युक्त कर्क लग्न में हो तथा अष्टम में पाप ग्रह न हो तो भी उपयुक्त फल होता है। देवतुल्य आयु योग, यदि केंद्र त्रिकोण व अष्टम भाव में पाप ग्रह न हो तो जातक की देवतुल्य आयु निसंदेह कहनी चाहिए। गतायु योग, यदि 8, 7, 12, 1, 9, 5 इन भावों में क्षीण चंद्रमा बलि पाप ग्रह से युत हो तथा शुभ ग्रहों से अदृष्ट हो तो जातक की आयु समाप्त कहना चाहिए, अर्थात जीवन नहीं होता। अनुक्त काल योगों में निधन समय का विचार, जिन योगों में मरण का समय नहीं लिखा है उनमें योग करने वाले ग्रहों में से जो बलि ग्रह हों उसकी राशि में जब चंद्रमा का संचार हो तब अरिष्ट कहना चाहिए, अथवा चंद्रमा पुनः अपनी राशि में या लग्न में आए और पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक का मरण होता है। यह विचार 1 वर्ष के भीतर होता है। 5वें वर्ष में अरिष्ट योग, यदि जन्म के समय में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु एक राशि में हो या
मंगल, गुरु, शनि, चंद्रमा एक राशि में हो अथवा सूर्य, शनि, मंगल, चंद्रमा एक राशि में हो तो 5 वर्ष में जातक का मरण होता है। 11वें वर्ष में अरिष्ट योग, यदि सूर्य से युद्ध बुध, पाठांतर से सूर्य चंद्र से युद्ध बुध पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो देवता से रक्षित भी जातक का 11वें वर्ष में मरण होता है। 7 वर्ष में अरिष्ट योग, यदि जातक की कुंडली में लग्न में सूर्य, शनि या भौम हो तथा सप्तम भाव में शुक्र की राशि यानी 2 या 7 में क्षीण चंद्रमा गुरु से अदृष्ट हो यानी गुरु से न देखा जाता हो तो 7 वर्ष में जातक का मरण कहना चाहिए। 4 वर्ष में अरिष्ट योग, यदि क्षीण चंद्रमा केंद्र में सूर्य से युत हो तथा भौम या शनि से दृष्ट अथवा युत हो और 4 वर्ष में जातक का मरण होता है। यहाँ इस योग में गणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। 3 वर्ष में अरिष्ट योग, यदि कुंडली में लग्नेश से अष्टम स्थान में अत्यंत कृश यानी क्षीण चंद्रमा हो और समस्त पाप ग्रहों से दृष्ट और शुभ ग्रहों से अदृष्ट हो तो 3 वर्ष में जातक का मरण होता है। 9 वर्ष में अरिष्ट योग, यदि पाप ग्रह लग्नेश होकर चंद्रमा के नवमांश में चंद्र राशि से 12वें स्थान में हो व पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक का 9 वर्ष में मरण होता है। 5 वर्ष में अरिष्ट योग, यदि पाप ग्रह लग्नेश होकर चंद्रमा के नवमांश में चंद्र राशि से 12वें स्थान में हो या पाप ग्रहों से दृष्ट राशि से 12वें स्थान में हो अथवा पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक का 5 वर्ष में मरण होता है। 12 वर्ष में अरिष्ट योग, यदि राहु सप्तम भाव में सूर्य व चंद्रमा से दृष्ट एवं दृष्ट हो और शुभ ग्रह से भी अदृष्ट हो तो 12 वर्ष में जातक का मरण होता है। 7 वर्ष में अरिष्ट योग, यदि कुंभ व सिंह वृश्चिक लग्न में राहु पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो निश्चित ही 7 वर्ष में जातक की मृत्यु हो जाती है। दुर्मुहूर्त में अरिष्ट योग, यदि जातक के जन्म के समय में से प्रथम केतु का उदय हो, पीछे उल्काद या वायु का निर्धात आंधी हो एवं रौद्र व सार्प मुहूर्त में जन्म हो तो भी जातक का मरण होता है। अल्प समय में अरिष्ट योग, यदि क्षीण चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त हो और राहु से दृष्ट हो तो बिना कारण अल्प समय में जातक का निधन होता है। प्रत्येक राशि में चंद्रकृत अरिष्ट योग, यदि जन्मकालीन चंद्रमा कुंभ राशि के 11वें अंश में हो या सिंह राशि के 5वें अंश में हो या वृष के 9वें अंश में हो तो मरण करता है। वृश्चिक राशि के 23वें अंश में, मेष के अष्टम अंश में, कर्क राशि के 22वें अंश में चंद्रमा हो तो निधन कारक होता है। कन्या राशि के प्रथमांश में, धनु के 18वें अंश में चंद्रमा हो तो मरण कारक योग होता है। कथित अंशों में निधन समय का विचार, जन्मकालीन समय में चंद्रमा जिस राशि में जितने अंशों में मरण कारक कहा गया है उतने ही वर्षों में यमराज द्वारा रक्षित होने पर भी उस जातक का निधन होता है। यहाँ जिन अरिष्टों का वर्णन हमने किया है उन अरिष्टों में सब का निधन नहीं होता, किंतु अरिष्ट भंग योग होने पर इन योगों में भी जातक का जीवन होता है। प्रत्येक राशि में जिन जिन अंशों में चंद्रकृत पीड़ा अरिष्ट कहा गया है वहाँ अनुपात द्वारा समय का ज्ञान करके ही अरिष्ट कहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अंश कलादि से युक्त होता है तथा मेष के अष्टम अंश में चंद्रमा अरिष्ट कारक होता है। कुंडली में यदि
0712 चंद्रमा है तो मेष के अष्टम अंश में होने से अष्टम वर्ष में अनिष्टकारक हुआ। अष्टम वर्ष में कब मरण होगा यह अनुपात द्वारा जानकर फलादेश कहना चाहिए। गुरु वश निधन वर्ष का विचार। इस प्रकार प्रयत्न से जातक के राशि स्थान अथवा केंद्र स्थान का विचार करके अरिष्ट कहना चाहिए। गुरु जातक का जीवन है, इसलिए बृहस्पति की स्थिति वश मृत्यु का विचार करना चाहिए। जैसे यदि गुरु 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 एक भाव में हो तो क्रम से 5, 10, 46, 21, 100, अन्यत्र से 30, 40, 60, 30, अन्यत्र से 50 वर्ष तक जातक का जीवन होता है। इस प्रकार से अरिष्ट भंग प्रकरण को देखते हुए, उसको समझते हुए ही ऐसा फलादेश करना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही गूढ़ है और बहुत ही गोपनीय है। लेकिन हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगले वीडियो में अरिष्ट भंग प्रकरण के बारे में हम बताएंगे, जिससे फलादेश करने से पहले पूरी जानकारी होने पर ही फलादेश के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत घातक होती है, हर जगह घातक होती है और ज्योतिष में तो बहुत ही घातक है। इसलिए जब तक पूरी जानकारी न ले लें फलादेश कतई न करें, और पूरी जानकारी हो जाने पर फलादेश और उपाय करके आप लोगों का भला कर सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण ज्योतिष आपको सीखने के लिए मिलती रहेगी, वह भी एकदम फ्री में। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।